अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि आप ALP प्रोग्राम में हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हो, तो आप लोगों के लिए NCERT स्पेसिफिकली नहीं होगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर के साथ साथ हम लोग NCERT भी करें, क्योंकि 12th का भाई में परसेंटेज लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भी। तो उस वजह से हम जब भी करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपका सबसे पहले थ्योरी के बाद अपना मॉड्यूल के बाद आपका NCERT, ये 3 आपकी एसेंशियल चीज़ें रहेंगी। देन उसके बाद फोर्थ चीज़ होगी आपके क्या, एक्स्ट्रा बुक। इन केस टाइम बचेगा तो फिर फोर्थ पे जाना है, लेकिन एसेंशियल चीज़ें अपने पास 3 हैं आपकी। क्या होगी, सबसे पहले क्लास नोट्स आपके बहुत अच्छे से बने होने चाहिए। सेकेंडली आपका क्या, मॉड्यूल सोल्व करना है आपका क्या, सारे स्टार्टिंग में आप डेज करोगे, फिर उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6, एटलीस्ट यहाँ तक तो एटलीस्ट सोल्व करना ही करना है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ होती है उसके बाद NCERT एज सच मैं क्लास में डिस्कस सिर्फ डाउट्स ही करूँगा कि इनकेस कुछ डाउट्स हो गया, एक आध टॉपिक हो गया तो वही डिस्कस करूँगा। NCERT ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैथ्स में NCERT अलग कुछ नहीं है। मैथ्स में आप जेई मेंस के हिसाब से या जेई के एडवांस के हिसाब से पढ़ोगे चीज़ें तो NCERT ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं आपके अलजेब्रा के, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड SOT। ये 3-4 चैप्टर्स होंगे। आप इसको अलजेब्रा की एक अलग से कॉपी में बना लेना, या फिर जो आपकी क्या पुरानी चल रही होगी, आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में आपका क्या जो अलजेब्रा की कॉपी बची थी आप उसमें रख सकते हो, या फिर अभी स्टार्ट कर दिया तो पतली कॉपी में कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अपना कैलकुलस आया तो कैलकुलस में एटलीस्ट कोशिश करना कि इतनी मोटी कॉपी आप बनाओ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होंगे और कैलकुलस पूरा लिंक होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम एक दूसरी कॉपी ढूंढते रह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी है स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नए चैप्टर से, मैट्राइसेस। सबसे पहले मैट्राइसेस में पढ़े तो मैट्राइसेस की ज़रूरत कहाँ पे हुई। देखो ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका कोई भी ऑफिसेज हो या फिर कहीं भी हो तो फाइल सिस्टम होता था। फाइल सिस्टम में क्या होता था कि अपन इंडिविजुअली पर्सनली अपन सारी चीज़ें जो डाटा होते हैं उनको रिकॉर्ड करते थे, मेंटेन करते थे, ठीक है। लेकिन फाइल सिस्टम में अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको मेंटेन करना, उसमें सर्चिंग सॉर्टिंग करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो जब से कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ तो उस केस में फिर अपन का मैट्राइसेस का यूज आने वालेगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी लोग कंप्यूटर से आपके एसोसिएट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा एरेज क्या होती है। तो एरेज क्या होती है, एरेज क्या होता है, एरेज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डाटा, मतलब एक ही टाइप का डाटा हो जाता है। तो एरे से जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड स्टेप होता है वो आपका क्या है, मैट्राइसेस होती है। तो इनडायरेक्टली मैं मैट्राइसेस बोलूँगा तो मैट्राइसेस क्या बोलेगा आपका, मैट्राइसेस कुछ भी मैं बोल सकता हूँ डाटा को स्टोर करने के लिए एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट होगा। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ में पहले मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ कि कहाँ से आपका मैट्राइसेस डिराइव हुआ और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। पहली चीज़ ये हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें। आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी में आपको आप कंफर्टेबल हो गए तो मैं डिक्टेट करवा दूंगा, इनकेस आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मैट्राइसेस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, मैं सबसे पहले इससे पहले बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों ने क्रिक बस देखी होगी, काफ़ी लोगों ने देखा है क्रिक इन्फो या क्रिक बस देखा है आप लोगों ने। तो उसमें क्या होता है कि आपका क्या जो प्लेयर्स होते हैं उनका पूरा डेटा होता है आपका। जैसे आपका क्या अभी करंटली चल रहा है, मान लो इंडिया इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज चल रही है, तो उसमें आपका क्या किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर का सारे मैच का रिकॉर्ड देखूँ या फिर उसमें मैं शॉटिंग करूँ या सर्चिंग करूँ, तो ये एक तरीके से जो एग्जाम्पल है ये आपका क्या है, मैट्राइसेस का एग्जाम्पल है। मतलब मेनली मैट्राइसेस की एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, टू स्टोर डाटा, एलिमेंट्स और फंक्शन, मतलब डाटा को, एलिमेंट को और फंक्शन को स्टोर करने के लिए आपको मैट्राइसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपका क्या है सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट अभी वनडे सीरीज हुई है और मुझे उसके 3 डिफरेंट प्लेयर्स के मुझे रन्स को सॉर्ट करना है। जैसे मैं बात करूँ आपका क्या, पहले आपका क्या रोहित हो गया, दूसरा मैं बात करूँ आपका क्या विराट हो गया, और तीसरा आप लोगों का सब लोगों का फेवरेट पांडे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या फर्स्ट वनडे हो गया, सेकंड वनडे हो गया और आपका क्या थर्ड वनडे हो गया, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम करो फर्स्ट वनडे में रोहित ने बनाए थे 12 रन, सेकंड वनडे में बनाए हैं उसने 52 रन, थर्ड वनडे में बनाए हैं आपके 15 रन। विराट का आ गया, फर्स्ट वनडे में बनाए उसने 78 रन, सेकंड वनडे में बनाए थे 70 रन, थर्ड वनडे में बनाए थे मान लो 15 रन। और हाँ
पांड्या का जैसे आ गया तो पहले मैच में उसने बनाए 54 रन, सेकंड मैच में बनाए 34 रन और इसमें बनाए 47 रन। अच्छा, अब ये जो डाटा है ये आपका किसका अरेंजमेंट है, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का इन ए मैच ऑफ इंडिया बिटवीन इंग्लैंड। अच्छा, अब ये एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है, मतलब कोई रैंडमली अरेंजमेंट नहीं है, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें किसी भी डाटा को मैं देख के बता सकता हूं कि ये डाटा किसकी वैल्यू, जैसे मैं बात करूं ये 70 क्या है, 70 के बारे में पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, विराट का सेकंड मैच में जो स्कोर है वो आपका क्या है 70 है। तो मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो डेटा का अरेंजमेंट होता है वही इनडायरेक्टली क्या होता है, आपका मैट्रिसेस होता है। ठीक है, अब ये इसमें देखूंगा तो आपका क्या है, इसमें होता है आपका रो एंड कॉलम का कंसेप्ट होता है। रोज कौन सी होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको मैं क्या बोलता हूं, आपका रोज बोलता हूं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको मैं क्या बोलता हूं, आपका कॉलम्स बोलता हूं। तो मैं इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा तो मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल ऐसा इन जनरल लैंग्वेज देके मैं निकल सकता हूँ। और भी डेफिनेशंस आती हैं, वो डेफिनेशन अपन देखेंगे, लेकिन इन जनरल कोई पूछेगा तो मैट्रिसेस ये होगी। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, अब देखो इसमें कितनी रो है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं इस बॉक्स से, इस बॉक्स से मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। अब उसके अंदर मैं लिखता हूँ ये एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट आपका क्या है 12, सेकेंड एलिमेंट क्या आपका 52, थर्ड एलिमेंट क्या आपका 15, 78, 70, 50, 54, 34 और 47। ये जो आपका ये है, आपका क्या सीक्वेंस में कोई अरेंजमेंट है, उसको हम लोग मैट्रिसेस में इस टाइप से आपका क्या स्टोर करते हैं। और आप में से कुछ बच्चों ने आई गेस ये चीज़ देखी भी होगी, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपका क्या बेसिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। इसके अलावा जब इसकी बात करता हूँ एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका क्या डाटा को स्टोर करने के लिए आपका इसका यूज होता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे आपका क्या एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सुना होगा आप लोगों ने, जब भी किसी को मैसेज को डिकोड करके भेजना होता है तो जनरली आपका क्या मैट्रिसेस की हेल्प से डिकोड करके भेजते हैं, क्योंकि उसमें आपका क्या थोड़ा डिकोडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो वो अपन को इतनी यूजफुल नहीं है। सिंपल सी अपन को चीज़ें देखनी है कि मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, तो मैट्रिसेस सबसे पहले मैं उसकी क्या बताऊंगा, आपकी डेफिनेशंस। तो आप ये बताओ डिक्टेट करके मैं बताऊं या फिर आपका क्या लिखूं, हर चीज़ आप बता दो, मैं डिक्टेट करके बताऊं या फिर लिखूं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करो, मैट्रिसेस क्या होता है, डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखो। मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरेज, मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरेज। रेक्टेंगुलर एरेज क्यों बोला है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में, एक इधर भी यूनिडायमेंशनल एरे क्या होता है कि यूनिडायमेंशनल मतलब सिमिलर टाइप का डाटा जो होता है एक ही साइड में, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब मैंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर मतलब ये ऐसे भी होंगे और ऐसे भी मूव करेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरेज विच इज यूज टू स्टोर डाटा, एलिमेंट्स और फंक्शंस। ये जनरल डेफिनेशन है, मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरेज विच इज यूज टू स्टोर डाटा, एलिमेंट्स और फंक्शन। एक और डेफिनेशन होती है, वो भी लिख लो फटाफट से, दूसरी डेफिनेशन होगी, मैट्रिसेस इज द, सेकेंड डेफिनेशन लिख लो, मैट्रिसेस इज द sequential arrangements of, matrices is the sequential arrangement of data, elements और functions। matrices is the, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, matrices is the sequential arrangement of data, elements और functions इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। जो अभी यहाँ पे मैंने बताया, एक किसी भी स्पेसिफिकली सीक्वेंस में डाटा का, एलिमेंट का या फिर फंक्शन का अरेंजमेंट, वही आपका क्या होता है, आपका मैट्रिसेस। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोली थी आपका, मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरेज विच इज यूज टू स्टोर डाटा, एलिमेंट्स और फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं, तो मैट्रिसेस का जो नेम होता है वो आपका क्या है, नेम जो मैट्रिसेस होता है उसको मैं क्या करूँगा, कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगा। ठीक है, मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करता हूं, इस सिंबल से, या फिर कई जगह पे आपको क्या ये सिंबल भी होगा। अब ये मत बोलना कि ये मोड है या फिर ब्रैकेट है,
मोड तो बहुत छोटू सा होता है, ब्रैकेट भी एक छोटू सा होता है, ये आपका क्या बहुत बड़ा सारा ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, आपके एलिमेंट्स। तो जैसे आपका मैट्रिसेस हो गया यहाँ पे ए, और उसके अंदर मैं लिखूंगा एलिमेंट्स लिखूंगा, तो एलिमेंट को हमेशा लिखूंगा छोटे लेटर्स में, ए आई जे। अब आई और जे यहाँ पे क्या आ रहा है, आई और जे इसका ऑर्डर बताने के लिए आया है। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे आई किसके लिए होता है, आई होता है आपका 4 रोज, और जे किसके लिए होता है आपका 4 कॉलम, ठीक है। किसी भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है, किसी भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यही आपका क्या है, मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं बात करूं, लेट्स एज्यूम करो इस मैट्रिसेस में, जनरली एग्जांपल में बोलूं, इस मैट्रिसेस में बोलूं मैं m रोज हैं, मैंने क्या बोल दी, m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका, m क्रॉस n हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे i और g उसको डिफाइन करूंगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i किसके लिए रेफर होता है, यहाँ पे आपका क्या, 4 रो के लिए। उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज तक, मतलब मैक्सिमम जाएगी आपके क्या, m तक जाएगी। जे किसके लिए रेफर हो रहा है आपका, 4 कॉलम्स के लिए। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब n तक जाएगा, ठीक है। अब इनकी मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरे पास रफली मैट्रिसेस किस टाइप से बनेगी। सबसे पहले मैं क्या करूं, आई की और जे की दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, तो उससे आपका मैट्रिसेस बनाऊंगा। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू 1 पुट की और जे की वैल्यू 1 पुट की, तो क्या जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा A11। A11 का मतलब क्या होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नाम से क्लियर है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो आ जाएगा A12। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो A13, एंड सोन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है आपका, A1n। सिमिलरली आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1, तो A21, A22, A23, एंड सोन A2n, एंड सोन लास्ट में आगे क्या आ सकता है, AM1, AM2, एंड सोन AMN। ये आपकी क्या होगी, एक मैट्रिसेस होगी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की मैट्रिसेस होगी, और यही क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ उसका एलिमेंट चाहिए, मतलब ए आई जे ये आपका क्या गिवन है, तो मैं उस मैट्रिसेस का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो है एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है, मतलब आप किसी भी एलिमेंट को देख के उसके बारे में बता सकते हो। जैसे मैं इस स्पेसिफिक एलिमेंट का बात करूं, मतलब A23 है, 2 इसका आता है रो के लिए, 3 आता है आपका कॉलम के लिए, तो मतलब A23 को देख के बोल सकते हो कि एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। मान लो A45 आ गया, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं है आपका। हर पर्टिकुलर एलिमेंट को बता सकते हो उसकी पोजीशनिंग के हिसाब से। तो ये आपका क्या पोजीशनिंग बताता है आपका मैट्रिसेस के एलिमेंट्स की, और ये आपका क्या मैट्रिसेस का कंस्ट्रक्शन है। अब मुझे किसी भी मैट्रिसेस का कंस्ट्रक्ट करना है, तो मेरे को एलिमेंट दिया होगा, बस ये एलिमेंट दिया होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, सब लोगों को क्लियर है तो एक बार नोट कर लो, ठीक है। नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। हमेशा हैबिट रखनी है कि उसके नीचे मैट्रिसेस के नीचे उसका ऑर्डर रखेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे आशी बना लेना। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपका क्या एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 was element is given by, डेफिनेशन मैंने कुछ भी बोल दिया, आपके क्या है ए आई जे, उसकी वैल्यू बोल दी i प्लस 2j अपॉन 3 का बॉक्स, और वेयर ए बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई गेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सबको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आउटकम हमेशा आपका क्या इंटीजर देगा। आउटकम इंटीजर देगा, मतलब जो आउटकम है विच इज इक्वल टू और लेसर इंटीजर। मतलब इनपुट यदि आपका क्या है 5 है, 5 इंटीजर है, तो मतलब आउटपुट आपका क्या जाएगा इंटीजर 5 हो जाएगा। लेकिन मान लो इनपुट यदि आपका क्या 5.4 है,
तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा, उससे लेसर इंटीजर, मतलब आपका क्या है 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल दिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो सबसे पहले आपका क्या काम करोगे, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले रफली आप बनाओगे 3x3 के उसके एलिमेंट्स के बारे में। पहली बार जब स्टार्टिंग करोगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना, बाद में स्पीड बढ़ेगी तो ये सारा काम एक स्टेप में कर लेंगे। तो देखो 3x3 है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपकी क्या होगी, 3x3 की आपकी कोई भी मैट्रिसेस हो। 3x3 का मतलब आपका क्या है, 3 रो और 3 कॉलम्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मुझे एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A11 निकालूंगा। A11 नाम से क्लियर है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या जाएगा आपका 1 + 2/3। तो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/3, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। A12 का मतलब आपका क्या है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो रख दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 + 4/3। तो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। A13 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 + 2 × 3 6/3। तो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7/3। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7/3 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 वैल्यू जाएगी। आई थिंक ये सारी चीज़ पता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका A23, A21 मतलब आपका क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू आपकी क्या है 1। तो रख दो A21 का मतलब आपका क्या है 2 + 2 × 1 मतलब 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर आई थिंक सब फैमिलियर है, मैं इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। A22 मतलब आपका क्या, I की वैल्यू 1, 2 और J की वैल्यू 2। तो क्या जाएगा आपका 2 + 4/3, तो 6/3 इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो फटाफट से इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट निकाल लोगे, A33 तक एलिमेंट्स निकाल लोगे और सोल्व करोगे, तो इसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो ये उसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो A मैट्रिसेस में क्या बताऊंगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या जाएगा आपका 1, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट आपका क्या जाएगा आपका 2। नेक्स्ट A21 आपका जाएगा 1, A22 आपका जाएगा 2, A23 क्या जाएगा आपका 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 6, 8/3 मतलब आपका क्या जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आ जाएगा A31 का मतलब 3 + 2 5/3 मतलब आपका क्या है 1। A32 3 + 4 7/3 मतलब आपका क्या है 2। और 33 का मतलब आपका 3 प्लस आपका क्या जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 9/3 मतलब 3। यही का आंसर हो गया। आई होप सबको कंस्ट्रक्शन समझ में है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लो, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। ठीक है, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 व्हिच एलिमेंट इज गिवन बाय Aij इज गिवन बाय। अब यहां पे जो डेफिनेशन है मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। Aij की डेफिनेशन मैंने बोल दी है आपकी, उसकी डेफिनेशन दे दी है मैंने I + J/2। ये कब होगी, वन I इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा J। I² + J², ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वन I इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा J। और थर्ड क्या जाएगी I - J/3, वन क्या जाएगी I इज लेस देन J। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक यूनिफॉर्म फंक्शन, एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हर जगह पे, जो डेफिनेशन है वो हर जगह पे सेम रहेगी, जिसकी डेफिनेशन हर जगह पे सेम रहेगी, वो यूनिफॉर्म फंक्शन है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन जिसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, उस टाइप के फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 × 3 मतलब आई क्या है, रो वाला एलिमेंट कॉलम वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू आपका इनपुट ये जाएगा। रो वाला एलिमेंट कॉलम के इक्वल है तो इससे आपको वैल्यू देंगे, और रो वाला एलिमेंट कॉलम से कम है तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप कर लोगे। यस नो लिखो फटाफट से, होमवर्क बन जाएगा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा आशी मैंने ऐसे रेंडमली एग्जांपल दिया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ऐसे ही दे दिया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक जनरल डाउट पूछता हूँ, इसका आंसर देना विदिन सेकेंड्स में देखना। क्वेश्चन है ऐसा, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग
12 elements, then total possible numbers of matrix can be, मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती है जिसके अंदर आपके क्या 12 एलिमेंट है। बेटा दोबारा से सोच के बताओ। ठीक है, आई गेस काफी लोगों का आंसर आपके क्या सही है। देखो उसने क्या बोला, आपका 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स है। अब आपको पता है मैट्रिसेस क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगल मतलब मैं बोलूँ उसमें लेट्स अज्यूम करो m रो है और n कॉलम है, तो मैं उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर देखूंगा तो क्या जाएगा, m इंटू एन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12, मतलब रो इंटू कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यही होंगे। टोटल नंबर ऑफ रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे पॉसिबल मैं देखूंगा तो पॉसिबल का क्या बनेगा आपका, या तो 12 इंटू 1 बनेगा, 12 रो 1 कॉलम, या फिर 1 इंटू 12 बनेगा, 1 रो 12 कॉलम। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों आपके क्या अलग है। 12 रो 1 कॉलम मतलब 12 रो 1 कॉलम का मतलब रो ऐसी है और कॉलम एक ही है, और 1 रो 12 कॉलम का मतलब ऐसा कुछ लंबा लंबा सा सारे है। दोनों आपके क्या डिफरेंस है। और क्या हो सकते हैं आपके 6 रो 2 कॉलम्स, या फिर 2 रो 6 कॉलम्स, या फिर क्या हो सकता है आपके 4 रो 3 कॉलम्स, या फिर 3 रो 4 कॉलम्स। तो टोटल यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल बनेगी, 6 सच मैट्रिक्स। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है बेटा सबको। जस्ट नो बोलो, आगे बढ़ते हैं। नियंता हाउ क्वेश्चन अगेन। देखो इसने क्या पूछा है कि कोई मैट्रिसेस है उसमें आपके क्या 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो मैट्रिसेस में मैं देखूं, जैसे इसकी मैं मैट्रिसेस की बात करूं, जैसे ये मैंने बोल दी 1 2 3 4, ये कोई भी मैंने मैट्रिसेस बोल दी। इसका ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। अच्छा ये नहीं पूछ रही हो क्या, होमवर्क क्वेश्चन पूछ रही हो। होमवर्क क्वेश्चन तो तुम्हें खुद से करना है ना होमवर्क। तो इसमें क्या दे रखा है, आई नंबर ऑफ रो के लिए जे नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैं बात करूं A21 की बात करूं तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि आई की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, और जे की वैल्यू क्या आपकी 1 है। तो I इज ग्रेटर देन जे है, तो मतलब जब A21 निकालूंगा तो मेरे पास ये डेफिनेशन यूज आएगी। मान लो A13 निकालना हो तो I की वैल्यू आपकी क्या 1 है और J की वैल्यू आपकी क्या 3 है। क्लियरली I इज लेस देन J है, तो मतलब इसकी डेफिनेशन इससे निकलेगी। और मान लो A22 की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू J है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इससे निकलेगी। क्लियर है नियंता? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नोट हो गया सबका। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए, और मैट्रिसेस तो कुछ डेफिनेशंस भी बेस्ड ही है चैप्टर, तो काफ़ी हद तक डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिसेस कौन सी कैसे कैसे होगी। तो लिख लो सम स्टैंडर्ड डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिख लो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिख लो। आई स्क्वायर प्लस जे, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर था शायद वहां पे, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर था। आप दोबारा से देखो डेफिनेशन नहीं थी, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर था, नहीं था, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले लिखो आपका क्या है, रो मैट्रिसेस। नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिसेस मतलब ए मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड आपका क्या है, रो मैट्रिसेस। लिख लो ए मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। एग्जाम्पल मैं बोलूँ कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या है, मैट्रिसेस बोल दिया 1 4 2, ये अब देखो इसमें कितनी रो है आपके क्या है, 1 रो है, और कितने कॉलम है आपके 3 कॉलम्स है। 1 रो, देखो रो आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है आपकी, रो होती है, और वर्टिकल लाइंस क्या होती है आपकी, कॉलम्स होती है। तो 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा आपका 1 क्रॉस 3, ये आपकी क्या एक रो मैट्रिसेस है। और एग्जाम्पल बोलूँ आपका क्या है, cos x sin x 5 2, ये भी आपकी क्या एक रो मैट्रिसेस है। कितना ऑर्डर हो जाएगा, फटाफट लिखो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 रो है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या जाएगा आपका 1 क्रॉस 4। तो मैं इन जनरल बता सकता हूं, इन जनरल बता सकता हूं ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिसेस। फटाफट लिखो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होता है। इन जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिसेस होता है आपका
1 क्रॉस n, मतलब रो मैट्रिक्स में हमेशा 1 रो होगे और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। m कॉलम के लिए लिया था, n रो के लिए, m रो के लिए लिया था, n कॉलम के लिए था, तो 1 क्रॉस n ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड जैसे रो मैट्रिसेस होगी तो दूसरी आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिसेस। नाम से ही क्लियर है, तो क्या बोलूंगा, कॉलम मैट्रिसेस को बोलूंगा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो, इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, डायरेक्टली आपको बनेगी। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, आपका क्या है 1 4 5, ये आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर बताऊं, देखो कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या जाएगा आपका 3 क्रॉस 1 हो गया। जैसे मैं बात करूं 10x और x, ये आपकी क्या एक कॉलम मैट्रिसेस है। मैंने बोला एलिमेंट और फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी दे दिए मैंने, यहाँ पे फंक्शन भी दे दिए। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2 रो और 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिसेस, बता सकते हो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिसेस हमेशा कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपका m क्रॉस 1 हो जाएगा। फटाफट लिखते रहो, लिखते रहो, समझना कुछ नहीं था। डन 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 डन। थर्ड नाम से बताना, सिंगलटन मैट्रिसेस। बताओ क्या हो सकता है सिंगलटन मैट्रिसेस। गुड, काफी बच्चे सही है। सिंगल का मतलब 1, टन का मतलब टर्म, तो एक ऐसी मैट्रिसेस जिसमें एक ही टर्म है, एक ऐसी मैट्रिसेस है जिसमें आपके क्या है एक ही टर्म होगी, तो ऐसे ही आपके क्या है सिंगलटन मैट्रिक्स बोलूंगा। ए मैट्रिसेस हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपका क्या है 5, ये एक सिंगलटन मैट्रिसेस है, तो इसका ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा आपका 1 क्रॉस 1। बोल दिया आपका क्या है साइन x, एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन मैट्रिसेस है, 1 क्रॉस 1 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे मैं क्या बता सकता हूं, फोर्थ आपका बता सकता हूं आपका क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिसेस। देखो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे बताऊंगा, इस टाइप की जो मैट्रिसेस होगी, इस टाइप की जो मैट्रिसेस होगी वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस होगी, और इस टाइप की जो मैट्रिसेस होगी वो आपकी क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिसेस। मतलब इस टाइप की मैट्रिसेस होने के लिए बताओ नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे। यदि किसी भी मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, मतलब इस टाइप की जो खींची हुई मैट्रिसेस है वो आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस होगी। और ये किसी मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो ज्यादा है, मतलब इस टाइप की जो मैट्रिसेस आती है उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका उसको वर्टिकल मैट्रिसेस हो गया। तो क्लियर से ही है आपका क्या, यदि मैं बोलूं इफ इन ए मैट्रिसेस, इफ m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, मतलब m किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज, और ये आपका क्या है n आपका क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती है उसको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल लिख लो आपका क्या है, कुछ भी बोल देता हूँ 1 2 3 4 8 1 4 3, तो ये आपके क्या जाएगा, ऑर्डर क्या रहेगा 2 रो और 4 कॉलम है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो है, तो इस टाइप की मैट्रिसेस को क्या बोलूंगा, आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। लेकिन यदि मैं बोलूंगा इफ इन ए मैट्रिक्स, इफ m इज ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो उस केस में क्या बोलता हूं, उसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलूंगा। एग्जाम्पल मैं कुछ भी ले लूँ, आपका क्या है 1 2 3 4 8 1, देखो क्लियरली है आपका क्या है 3 क्रॉस 2 है, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम से आपका क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल आ गई, वर्टिकल आ गई, तो नेक्स्ट कौन सी मैट्रिसेस हो जाएगी आपकी, स्क्वायर। बताओ कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो लिख लो फिफ्थ डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलूंगा, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। यदि मैं बोलूंगा इफ m इज इक्वल्स टू n है, तो उस केस में वो मैट्रिसेस क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल बोलूं
2 1 3 2 ऐसी कोई मैट्रिसेस है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्क्वायर मैट्रिसेस है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिसेस में यदि कई बार ऐसा दे देता है, उसको स्क्वायर मैट्रिसेस को कैसे डिनोट करता हूँ, A2 दे रखा है, इसका मतलब क्या जाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। जैसे A3 दे दिया, इसका मतलब क्या जाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कई बार आपका क्या ऐसा दे देता है, आपका क्या दोनों एलिमेंट के बजाय 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 ऐसा बताने के बजाय सिर्फ ऐसा बोल देता है आपका A2 या A3, या फिर इनडायरेक्टली AN की फॉर्म में देते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट की फॉर्म में दे देता है। तो इससे आपको क्या रिलेट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, तो वो आपके क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। और ये जो n होगा वो डिनोट करेगा उसका ऑर्डर। A2 का मतलब 2 ऑर्डर की आपके क्या स्क्वायर मैट्रिक, A3 का मतलब आपका 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? आपके सिलेबस में बेटा ऑर्डर 3 तक ही है आपका, फिर 12th के बाद आपका क्या फर्स्ट ईयर में जाओगे तो 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर की वो मैट्रिसेस आएंगी, लेकिन 12th और जेई के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 3 ऑर्डर तक की मैट्रिसेस ही आएंगी आपको, इसलिए उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। A2 मतलब 2 रो 2 कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट 6 मैट्रिसेस है, उसको मैं बोलूंगा आपका नल मैट्रिसेस। कुछ ना कुछ सेट जैसा लग रहा है ना बेटा, सब कुछ सेट जैसा ही है, अलजेब्रा भी ऐसे होगी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉइड मैट्रिक्स। बता सकते हो क्या होगी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स? नो एलिमेंट, नो एलिमेंट नहीं, उसको तो आपको क्या 5 बोलूंगा, वो वाली चीज नहीं होगी। नल मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, वॉइड मैट्रिसेस क्या होगी, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो देन मैट्रिसेस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मैं क्या बोलूंगा, इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो उस केस में नल मैट्रिक्स। क्या बताओ, नल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर होना जरूरी है या फिर रेक्टेंगल या हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है? कोई भी जरूर हो सकती है, ठीक है। नल मैट्रिक्स को डिनोटेड कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय O, कैपिटल लेटर O, और इसके नीचे ऑर्डर दे दिया 2 इंटू 3, मतलब O23 का 2 इंटू 3 की नल मैट्रिक्स, मतलब O2 इंटू 3 का मतलब मैं क्या बोलूंगा आपका 2 रोज और 3 कॉलम्स, ऐसे मैट्रिसेस क्या हो जाएगा आपके 0 0 0 0 0 0, तो ये आपके क्या होगी O23 की वैल्यू हो जाएगी। O2 बोलना है, O2 बोलना है मतलब 2 रो और 2 कॉलम की आपके क्या नल मैट्रिक्स, आपके क्या O2 का मतलब ये हो जाएगा। एक चीज याद रखना, आपका क्या मैट्रिसेस की जो अलजेब्रा है नॉर्मल मैथमेटिक्स की अलजेब्रा से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैट्रिसेस की अलजेब्रा में जीरो नहीं होता है, मतलब जब भी मैट्रिसेस में बात करूँ जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, जीरो मैट्रिक्स की जीरो नहीं होगा, कुछ भी ऐसा दे रखा हो, जैसे आपको ऐसा दे दिया A² माइनस 5A प्लस 4I इजिकल्स टू 0 दे दिया। अब उस केस में ये जो चीज़ है ये जीरो कोई एलिमेंट नहीं होगा बेटा, ये जीरो क्या होगा आपका, जीरो होगा आपका नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या 1 भी नहीं होता है, 1 यदि 4 दे रखा है तो 1 भी नहीं होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह मैं किस को ट्रीट करता हूँ, आपका I को, मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैट्रिसेस में ऐसा कुछ दे रखा है ना, इक्वल में 0 दे रखा है, तो 0 का मतलब ये एलिमेंट 0 नहीं है, ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, एक के जो ऑर्डर होगी उसी ऑर्डर की आपकी क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। लिख लेना ये चीज, आपका क्या मैट्रिसेस की जो अलजेब्रा है उसमें 0 ऐसा नहीं होगा, 0 का मतलब आपका क्या होगा, जीरो मैट्रिसेस होगी, 0 एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट 0 कुछ हो सकता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि बाहर ऐसा कुछ दे रखा है तो मतलब वो एक 0 नहीं होगा, वो क्या होगा आपका नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होगी। क्लियर? अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिसेस में मेरे को एक चीज बतानी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे मान लो आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें मैं जब भी बात करूं डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स की बात करूं तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि 2 डायगोनल होंगे, एक तो ये डायगोनल होगा और या फिर एक ये डायगोनल होगा,
लेकिन जब भी मैं डायगोनल की बात करूंगा तो मैं हमेशा एक ही डायगोनल को कंसिडर करूंगा, मैं इस डायगोनल को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं इस डायगोनल को कंसिडर करूंगा। और इस डायगोनल को मैं क्या बोलता हूं, आपका प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना आपका क्या है, मैट्रिसेस में एक ही डायगोनल होगा, और डायगोनल किस में बनेगा, सिर्फ आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनेगा। ठीक है, और जो डायगोनल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो आगे से मैं इसी के बारे में बात करूंगा। प्रिंसिपल डायगोनल क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें यूज होगा। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ट्रेस निकालना होगा, तो हर जगह पे मुझे प्रिंसिपल डायगोनल का यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कोई बताएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकती है? एल्स, ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स, if its all elements except principal diagonal are zero. A square matrix is called diagonal matrix if its all elements except principal diagonal are zero. मतलब principal diagonal element के अलावा बाकी के जितने भी elements होंगे वो आपके क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसको क्या बोलूंगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया आपका क्या, 3 0 0 0 5 0 0 0 6, तो ये क्या जाएगी आपके, क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट आपके क्या है, जीरो हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डायगोनल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। एलिमेंट सेम होगा, डिफरेंट होगा, वो आपके अलग टाइप का बना जाएगा आशी। ठीक है, डायगोनल में वो डायगोनल का टाइप हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसमें डायगोनल सेम होंगे, वो अलग हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं 3 0 0 2, ये आपका क्या होगा, 2x2 की आपकी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स डिनोट होगी DIAG, और DIAG, और इसके बाद उसका क्या दे रखे हैं, उसके एलिमेंट दे देते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे क्या बोलूँ, इसको मुझे डिनोट करना है। यदि मैंने A बोल दिया इसको और ये मैंने B बोल दिया, तो मैं A को कैसे बोलूंगा, A इजिकल्स टू क्या जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 3 5 6। तो कहीं भी ऐसा दे रखा है DIAG 3 5 6, DIAG 3 5 6 का मतलब क्या होगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 3 5 और 6 दे रखे, मतलब ये इनडायरेक्टली इसका डिनोटेशन है। इसको B को डिनोट करना हो तो B को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या दे रखे हैं, आपके 3 × 2, 3 × 2 दे रखे हैं, मतलब आपका क्या जाएगा, जो 2 × 2 की डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। नोट हो गया तो डन लिखो। ठीक है, 8th इसी डायगोनल से आपका क्या जाएगा, आपका सिंगुलर में स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगी, कोई बताएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, गुड, सही लिख रहे हो तुम लोग। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, मैं बोलूंगा ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके लिए क्या बोलूंगा, आपका नहीं, नियंता गलत है। ए डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कोई भी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना, आपका पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लिख लो, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, मत टाइप मत करो, लिख लो लिख लो। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if its all principal diagonal elements are equal, if its all principal diagonal elements are equal। मतलब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए वो क्या होना चाहिए, पहले डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक ऐसा टाइप जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, तो उसको क्या बोलूंगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये क्या जाएगी, आपकी 3 × 3 की आपकी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का एक नेक्स्ट टाइप होता है आपका 9th टाइप होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको क्या बोलता हूं, आपका यूनिट मैट्रिक्स।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में क्या बोलूंगा कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। ठीक है, स्केलर का डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं बेटा, आर्यन लिख लो। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। इसी डेफिनेशन से मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलूंगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, मैं बोलूंगा ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी का मतलब आपका क्या होगा, वन होता है। ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब आपका क्या होगा, वन हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसी ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाई आई एन, इट इज डिनोटेड बाई आई एन। आई एन का मतलब nth ऑर्डर की आपकी क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ऐसा दे रखा है आपका I2, I2 का मतलब आपका सेकंड ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 I2 हो गया। I3 बोलूंगा तो थर्ड ऑर्डर की आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका क्या होगा, थर्ड ऑर्डर की आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ तो फटाफट से डन लिखो। नेक्स्ट मैट्रिक्स है ट्राइंगल, ट्राइंगुलर। कोई बताएगा, किसी को पता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? पता है तो फटाफट से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल और ट्राइंगुलर में क्या डिफरेंस होता है? डायगोनल और ट्राइंगुलर में क्या होता है, डायगोनल क्या बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट जीरो है तो आपके क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके या तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो या फिर आपके क्या हो, नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। पूरे प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे या फिर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो उस टाइप की जो मैट्रिसेस है उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपका क्या है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर नाम के जस्ट अपोजिट है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा आपका, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, तो लिख लो डेफिनेशन सबसे पहले। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड triangular matrix, a square matrix is called triangular matrix if all elements, मैं बोलूंगा all elements either above or below principal diagonal are zero। या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उस टाइप की जो मैट्रिसेस होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आइदर अबाउ और बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो या फिर नीचे के सारे जीरो, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, वो आपका टाइप हो जाएगा, वो तो डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगुलर होने के लिए किसी एक पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टू टाइप्स की होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहला आपका क्या होता है, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा क्या होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में नाम का उल्टा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, आपका बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और लोअर ट्रायंगल का मतलब आपका क्या, अबाउ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे कोई एग्जांपल मैं दूं, कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपका 1 2 5 0 0 0
450। क्या ये जीरो हो सकता है क्या? यहाँ पे जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सारे नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर जीरो हो सकता है। तो बताओ क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? और ट्रायंगुलर है तो कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर? जल्दी बताओ। अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है, तो नाम के उल्टा, मतलब ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ऐसा दे दिया कुछ भी 1 5 6 8 -3 0 0 0। अब देखो क्लियरली है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस केस में आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, एक एलिमेंट जीरो हो सकता है, दो एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सारे नहीं होंगे, सारे हो जाएंगे, मान लो ये भी जीरो हो गया तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी। लेकिन जैसे ये आपका क्या जीरो हो जाएगा तो ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो अब मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब मुझे बताना, सोच के, लॉजिकली सोच के बताना, स्टेटमेंट 1 और 2 में दो लिख रहा हूं, आप बताना कौन सा सही होगा। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर ट्रायंगुलर। और स्टेटमेंट 2, ऑल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल। बताओ स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है, दोनों फॉल्स है, क्या है? वेरी गुड। तन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसने क्या होगा, ओल्ड डायगोनल मैट्रिक्स आर ट्रायंगुलर। ओल्ड डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में क्या होगा, ऊपर के हो या नीचे को हो या फिर दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगुलर को तो हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या, ओल्ड ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट ऊपर नीचे के एलिमेंट जीरो नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप इस पैटर्न के क्वेश्चंस कर लोगे। यस नो लिखो, डन लिखो फटाफट से। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, लॉजिकली सोच के देना, बुद्धि लगा के। डायगोनल में भी जीरो हो सकता है बेटा, डायगोनल में भी जीरो हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स में तो जीरो हो सकता है। यूनिट मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, हाँ बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो वो यूनिट मैट्रिक्स, सबसेट वगैरह की तो बात ऐसे नहीं होगी मंथन यहाँ पे। ठीक है, एक बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन बात करता हूं, इसका आंसर सोच समझ के देना। मैं बात करता हूं, क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 क्रॉस 10। और सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड वाला पूछ लिया, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। सोच के बताना, बुद्धि लगा के। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल क्यों बोल रहा है कि मिनिमम पॉसिबल, मतलब जो कंडीशन दे रखी है उसके बारे में पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, कि मैक्सिमम तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी तो बना सकता हूं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई गेस काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो देखो ये चीज जनरली स्ट्राइक नहीं होती, तो जिसको स्ट्राइक नहीं होती उसके लिए मैं बताता हूं, ऐसे केस में अब बना के देख लिया करो। जैसे आपने क्या कहती 1 2 3 और 0, ये क्या बना दी आपकी 2 × 2 की जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 0। नेक्स्ट बात करूं 3 × 3 की, तो मैं बोल दिया 1 2 4 5 6 -3, तो इसमें कितने हो गए, 0 और 0 0, मतलब कितना है, 1 0 और 2 0, कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाओगे, 1 + 2, टोटल आपके क्या जाएंगे, आपके 3। नेक्स्ट मैं बात करूं 4 × 4 की, मतलब आपका क्या है, 1 0 0 0 2 3 0 0 4 -5 -3 4 0 और 6 4 -8 और 3। अब ये आपकी क्या दे दी, आपकी क्या 4 × 4 की ये दे दी। अब इसमें मैं नंबर ऑफ जीरो देखो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब 1 2
और 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 1 + 2 + 3। आई थिंक अब आप पैटर्न देख सकते हो। 2 × 2 में आपका क्या दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आपका क्या है 1। 3 × 3 में 1 + 2, 4 × 4 में 1 + 2 + 3। तो मैं बात करूं n ऑर्डर हुआ तो उस मैट्रिसेस में कौन सी होगी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोलूं तो उसकी आपकी क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसमें मैं बात करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू, क्लियरली देखो आपका 2 × 2 का तो मतलब 1 तक खत्म हो रहा है, 3 × 3 का तो 2 का खत्म हो रहा है, 4 × 4 है तो 3 तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे n × n की है तो मतलब कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा। n-1 तक जाएगा तो ये क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट n-1 नंबर का सम, फर्स्ट n-1 नंबर का सम तो क्या जाएगा आपका n-1 × n-1 + 1/2 कैंसिल तो क्या जाएगा आपका n × n-1/2, ये इसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली मेरे को आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में मुझे निकालना होता, डायगोनल मैट्रिक्स में मुझे निकालना होता तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें आपका क्या ऊपर वाला भी और नीचे वाला मतलब आपका क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × n × n-1/2 मतलब आपका क्या n × n-1। अब किसी का भी पूछा है आप निकाल सकते हो। आई होप कर लोगे इस पैटर्न के क्वेश्चन, समझ में है? यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें ये पूछ सकता है क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए diagonal and triangular matrix of order n × n। बताओ मैक्सिमम पॉसिबल कितने होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। प्राची गलत है, दोबारा से सोचो। n+1 सही है, n+1। और ट्रायंगुलर में देखो नहीं आता है तो फिर आप यहां पे एग्जांपल दे रखा है उससे सोच के देखो, उससे बन जाएगा। देखो कोई भी डायगोनल है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल आपके क्या कितने बन सकते हैं। डायगोनल में आपका क्या कब हो सकता है जब नंबर ऑफ आपके क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0, सॉरी नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आपके नॉन जीरो। तो टोटल आपका क्या है डायगोनल्स में मैं बात करूं, डायगोनल में मैं बात करूं तो टोटल क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n तो किसके होगा 4 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स प्लस 1 क्या है ये सबके लिए ऑल जीरोज होंगे, क्योंकि जीरो तो आपका क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जीरो जा नहीं सकता, उनके अलावा बाकी है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल देखना है तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या है 0। सिमिलरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बात करूं 3 × 3 में 1 + 2 + 3 प्लस एक 1, 4 × 4 में 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये पूरा आपका n। तो मैं n × n में मैं बात करूं आपका क्या होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैं अंदर बात करूं तो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जाएगा आपका n और +1 किसके लिए आपका क्या है 0 के लिए, तो क्या जाएगा n × n+1/2 +1। ये इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। आई होप कर लोगे, यस नो बोलो। ठीक है, अच्छा इसमें 2 नोट लिख लेना, 2 नोट मैं पहले लिखवाना भूल गया था, वो लिख लो पहली चीज, नोट लिख लो। आपका क्या है जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा रहा था वहां पे लिख लो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जहां पे पढ़ा रहा था ना वहां पे लिख लो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैट्रिक्स में वहां पे लिख लो every row matrix is a horizontal matrix but converse is not true। जहां पे horizontal और vertical मैट्रिक्स बताए थे वहां पे लिख लो every row matrix is horizontal matrix but converse is not true। सिमिलरली कॉलम के लिए भी हो गया, सिमिलरली कॉलम के लिए हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा आपका एवरी कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या दे रखा है आपका, वो आपका क्या जाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू हो गया।
आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक नोट, ये जब लास्ट में हो गया उसमें एक नोट और लिख लेना, नोट एक और लिख लो, AIJ एंड AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्यों बोले हैं? क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी मैं बात करूं AIJ और AJI, मतलब A12 और A21, कहीं भी लिख लो बेटा, लास्ट में लिख लो, जहां पे भी लिख लिया, या फिर आपका क्या, जब जहां पे कहीं भी पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AIJ एंड AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट, मतलब A12 या A21 कॉन्जुगेट एलिमेंट है, A32 और A23 कॉन्जुगेट एलिमेंट है। जरूरत पड़ेगी मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जरूरत पड़ेगी, याद रख लेंगे। नोट हो गए तो डन लिखो, मैं रब कर देता हूं। एग्जाम्पल देख, 3 into 3 का 1 2 4 5 6 3 1 0 0 0। अब देख यहां पे मैं बात करूं, ये 3 into 3 की है, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंग देखना है। डिस्टिंग मतलब आपका क्या, सारे डिस्टिंग किए ना, 8 कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 2, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे? अच्छा एक एक्स्ट्रा, चलो 5 और आपका क्या है 0, तो 1 और 2 और 3। अब ये 3 into 3 का ऑर्डर है, तो इसमें क्या आपका 1 + 2 + 3 प्लस एक एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, ये बाकी सारे 0 के लिए। तो n into n में 1 + 2 + 3 अप टू n तक जाएगा, क्योंकि जितने भी है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल भी इंक्लूड हो रहा है, जबकि 0 में इंक्लूड नहीं हो रहा था। 0 में आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो था। आया समझ में? फाइनल आंसर क्या होगा? फर्स्ट n नंबर का, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू आपका क्या जाएगा n। फर्स्ट n नंबर का सम +1, मतलब फर्स्ट n नंबर का सम होता है n into n + 1/2 +1, ये हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल पूछा था बेटा आशीष ने, मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल के केस के हिसाब से आंसर दिया है मैंने। न्यू डाउट है क्या? है न्यू डाउट? आशी आप बोलो। ठीक है, अब टाइप कर दो, मैं देख लूंगा आपका। प्रिंसिपल डायगोनल देयर आर नो जीरो। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में बेटा जीरो हो सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में जो आंसर क्या पूछा उसने, मैक्सिमम पॉसिबल नो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोला। तो मैक्सिमम पॉसिबल का केस में मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स को जहां जहां पे डिस्टिंक्ट हो सकता है उन सबको डिस्टिंक्ट लेने की कोशिश की थी मैंने। तो उस केस में प्रिंसिपल डायगोनल पे जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल पूछा गया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक आपका क्या जेई में भी आया हुआ है, बाकी आप देखता हूँ थोड़ा सा बुद्धि लगेगी, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। क्वेश्चन लिख लो, बाई यूजिंग एलिमेंट 0 और 1, बाई यूजिंग एलिमेंट्स 0 and 1, by using element 0 and 1, how many matrix of order 3, how many matrices of order 3 can be formed such that फर्स्ट पार्ट है दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इजी है, सबसे बन जाएगा। सेकंड होगा आपका दे आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दे आर डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी आपका सोच सकते हो। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और यही आपका क्या जेई में पूछा गया था, जेई मतलब जेई एडवांस से पूछा गया था इंटीजर टाइप में, दे आर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नहीं, दे आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आंसर रेंडमली मत देना बेटा, बुद्धि लगाना। पीएनसी लगी है तो थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट का तो आएगा, सबका सही होगा। फर्स्ट तो इजी था, मैंने बोला फर्स्ट तो इजी है तो बन जाएगा। उसने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे एलिमेंट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब 3 into 3 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सारे के सारे एलिमेंट अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये आपका क्या है,
0 और 1 दो वैल्यू ले सकता है, ये भी आपका क्या है 0 1 दो वैल्यू ले सकता है, सिमिलरली ये भी 0 और 1 दो वैल्यू ले सकता है, मतलब सारे के सारे आपका क्या है दो वैल्यू ले सकता है। तो मैं बोल सकता हूं आपका टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कौन सी हो जाएगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे आपकी, ये पहला एलिमेंट दो वैल्यू ले सकता है, दूसरा एलिमेंट दो वैल्यू ले सकता है, तीसरा भी दो ले सकता है, एंड सो ऑन लास्ट भी दो वैल्यू ले सकता है। टोटल कितने जाएंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मतलब आपका क्या होगा 5 1 2, ये आंसर इंटीजर टाइप में आंसर देना पड़ेगा। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला भी इजी बन जाएगा आपसे, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर आपका 8, अनुष्का 7 नहीं 8 होगा। सेकंड में क्या दे रखा आपका डायगोनल होने चाहिए। अब देखो डायगोनल है तो डायगोनल में कंस्ट्रेंट होता है, डायगोनल में क्या कंस्ट्रेंट होता है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दो और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 होंगे और ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 होंगे। अच्छा अनुष्का आपका 7 आंसर क्यों आया है, क्योंकि आपने ये कंसीडर किया है कि नल मैट्रिक्स है वो आपके क्या है डायगोनल नहीं है। नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, क्यों, प्रिंसिपल, उसने डायगोनल मैट्रिक्स में कहीं ये नहीं लिखा है प्रिंसिपल डायगोनल, उसने क्या बोला है इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो नल मैट्रिक्स में भी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, तो उस वजह से नल मैट्रिक्स भी आपके एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये सारे फिक्स है कि इन सारे एलिमेंट्स में आपका क्या 1 1 1 ही आएगा, इन सारे एलिमेंट में 1 1 1 भी आएगा। तो इनको अरेंज करने का तरीका 1, इनको अरेंज करने का तरीका आपका क्या है 1। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें 0 या 1 आ सकता है, इसमें भी 0 या 1 आ सकता है, या फिर इसमें भी 0 या फिर 1 आ सकता है। टोटल आपका क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2, तो टोटल आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 आंसर। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ जेई वाले करवाने में था। जेई वाले का आंसर बताओ फटाफट से। रॉन्ग है बेटा, दोबारा से सोचो। रॉन्ग रॉन्ग सब रॉन्ग अभी, रॉन्ग, दिग्विजय रॉन्ग, अर्पिता रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, प्राची रॉन्ग, प्रणव रॉन्ग, सात्विक रॉन्ग, सबका रॉन्ग अभी तक। कुशल हो सकता है तुम्हारा आंसर। ठीक है आंसर आ गया है आई गेस। अब देखो यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। उसने क्या पूछा है आपका, थर्ड में क्या पूछा आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपको अब यहां पे ये नहीं बोल रहा कि कौन सी है, तो ट्रायंगुलर क्या हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है या फिर अपर ट्रायंगुलर हो सकती है, और दोनों आपके क्या सेपरेट सेपरेट होती है। तो लोअर ट्रायंगुलर का केस देखूंगा तो लोअर ट्रायंगुलर का केस मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 होंगे। 1 यहाँ पे क्या जाएगा आपका डैश 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 डैश। तो टोटल कितने बन सकते हैं यहाँ पे, इन 3 एलिमेंट्स को भरने का तरीका आपका क्या होगा 1, इन 3 को 1 रखने का, यहाँ पे 0 और 1 आ सकता है, तो 0 1 और सब में आपका क्या 0 और 1 आ सकता है। तो टोटल आपका क्या है 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये तो आपका क्या है अपर ट्रायंगुलर हो गया। फिर लोअर ट्रायंगुलर, ये सॉरी आपका क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर हो गया। फिर अपर ट्रायंगुलर का क्या जाएगा आपका डैश 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 डैश, ये 0 0 0। तो इन तीनों को फिल करने का तरीका एक, इसमें आपका क्या है 0 हो सकता है 1 हो सकता है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो इसका आंसर 1 × 2 की पावर 6। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे आपका ये आंसर कर देंगे। तो क्या आंसर करेंगे आपका क्या 64 + 64 मतलब 128, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, अब इसमें वो वाले केस भी आ गए, इसमें यहां पे इनमें 0 0 आ रहा है, तो इसमें आपका क्या आएगा, ये कुछ भी हुआ ये 0 हुआ और नीचे वाले भी तो 0 हुए, तो वो वाले केस इसमें भी आ रहे हैं, और इसमें ये तो 0 हुआ, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो 0 होगा ही होगा, और उसमें वो वाले केस भी होंगे, ये जब 0 आ जाएंगे तो ये वाले केस भी आएंगे। तो ये वाले केस और ये वाले केस दोनों में कॉमन है। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल मैट्रिसेस वाले केस वो कॉमन है, मतलब आपका क्या है वो कितने आ गए आपके ट्वाइस आ गए, जबकि रीड तो एक ही बार होगी,
रीड तो एक ही बार होगी, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वाले कॉलम आपको क्या करने पड़ेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। -2⁻³ ये क्या करनी पड़ेगी, 1 डायगोनल मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 64 + 64 - 8 मतलब फाइनल आंसर 120। आई गेस अब समझ में आया है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और देखो इंटीजर में जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक गड़बड़ रहेगी। समझ में आया बेटा सब लोगों को, यस नो लिखो। ठीक है, तो बस यही चीज़ सोचनी, लॉजिकल सोचना होता है कि कोई केस रिपीट तो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पीएनसी एक आपका क्या है, बहुत ही मतलब बच्चों के लिए उतना सही चैप्टर नहीं है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता बच्चों की मेरा आंसर सही है गलत है। बच्चों को हमेशा लगता है कि मेरा आंसर सही है, और जेई में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि लॉजिकली वो कोई केस मिस कर जाते हैं। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रहना जब भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी पढ़ा है डिटरमिनेंट का बेसिक आप लोगों ने। तो एक चीज याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, डिटरमिनेंट एक क्या होता है, आपकी वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स क्या होता है, आपका एक स्टोरेज के लिए एक फंक्शन होता है। बस ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा आपका, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए। अब आपको पता है डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, 1 4 5 6, ये आपका क्या 2 × 2 का डिटरमिनेंट। इसका एक्सपेंशन आएगा, सबको आता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फाइनल आंसर क्या आपका 1 × 6 - 5 × 4। नेक्स्ट मैं बात करूँ 3 × 3 का, 1 2 3 4 5 6 8 7 9। आई थिंक उसका एक्सपेंशन भी सबको आता है, यस नो लिखो, आता है ना सबको। क्या कर सकते हैं इसका एक्सपेंशन, किसी रो के कॉलम या रेस्पेक्टिव या कॉलम के रेस्पेक्टिव। तो रो के रेस्पेक्टिव करूंगा तो यहाँ पे आपका क्या साइन कन्वेंशन भी देखना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आई थिंक ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी आप लोगों ने 11th क्लास में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा आपका, दिस 1 × दिस इंटू दिस 5 × 9 - 7 × 6। यहाँ पे साइन कन्वेंशन होगा आपका माइनस माइनस 2 × उसके रेस्पेक्टिव रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, तो दिस इंटू दिस क्या आपका 4 × 9 माइनस दिस इंटू दिस 8 × 6। तीसरा साइन आपका क्या +3, उसके रेस्पेक्टिव रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, बचा कौन सा ये, तो इसमें क्या जाएगा आपका 4 × 7 माइनस 8 × 5। आई थिंक ये सारी चीज़ें आती हैं सब लोगों को, आती हैं सब लोगों को। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आई थिंक सबको आता है। ठीक है, आशी नहीं आता है, ठीक है, जितना बेसिक एक्सपेंशन ही जरूरत पड़ेगी बेटा। आशी बेसिक आता है, नहीं आता तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, भाई मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। मुझे जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, नेक्स्ट जो टाइप बताने के लिए। कितने टाइप हो गए थे आपके, आई थिंक 12 टाइप ले लो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहली चीज क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इफ वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। यदि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को लिखता हूं ए से, और यदि ए के ऊपर ऐसा आ गया तो मतलब ये क्या जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका क्या है, 0 हो रही है, तो किस केस में क्या बोलूंगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो आपका क्या होगा, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में, नोट हो गया। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसी में, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें फोर्थ पार्ट कर लो। 3 पार्ट थे ना आपका, पहला आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, तीसरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसी लास्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसको उसमें लिख दें, मतलब ऐसे नहीं उसी में साथ में मत लिखो, आगे लिख लो उसमें, अबाउ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, अबाउ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया सबको, मैं रफ करूंगा बोर्ड, मुझे जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। फोर्थ पार्ट लिखो, जो क्वेश्चन था जो गिवन दिया था 0 और 1 को यूज करके कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं, सच दैट, लिखो फोर्थ पार्ट, सच दैट it is non-singular as well as diagonal matrix. It is non-singular as well as diagonal matrix. It is non-singular as well as diagonal matrix. अच्छा, नॉन सिंगुलर का नहीं पूछ सकता क्योंकि नॉन सिंगुलर में तो आपको नहीं पता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन 0 कब हो सकता है, तो वो कभी भी नहीं पूछेगा, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया। लेकिन उसने डायगोनल के साथ पूछा तो इसका आंसर दे सकते हो। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। इट इज नॉन सिंगुलर एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। आंसर दो। इट इज नॉन सिंगुलर एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आंसर है 1 मैट्रिसेस। गुड। देखो उसने क्या बोला, डायगोनल। डायगोनल का मतलब आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके 0 होंगे। तो ये आपके क्या होगी? आपकी डायगोनल तो होगी। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो सकता है? अब आपके पास मैं मान लेता हूं ये एलिमेंट आपकी क्या वैल्यू लेगा? a, ये आपका क्या होगा? b, और ये आपका क्या होगा? आपका c। और a, b और c ये वैल्यू ले सकते हैं किस में से? 0 में से या फिर 1 में से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 8 जो मैट्रिसेस होगी उसमें मुझे क्या निकालना है? आपका नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए? इसको मैंने a बोल दिया, तो मैं बोल सकता हूं फॉर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर उसके लिए क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब जब भी मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालूंगा, तो क्या जाएगा आपका? a इंटू ये छोड़ा तो दिस इंटू दिस, bc माइनस 0 प्लस 0, तो क्या जाएगा? abc आ जाएगा। अब abc 3 नंबर का प्रोडक्ट यदि, अब इन केस यदि इसमें मान लो यदि a भी आपका क्या 0 हो गया, तो 0 इंटू एनी नंबर वो आपका क्या होता है? आपका 0 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? आपका डेल a इज नॉट इक्वल टू 0 ओनली व्हेन एक ही केस में होगा, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही केस में होगा, a b c तीनों आपके क्या नॉन जीरो, और a b c वैल्यू ले सकता है तो 0 या फिर आपके क्या 1। तो क्लियरली है कि a इक्वल्स टू 1 होगा, b इक्वल्स टू 1 होगा और c इक्वल्स टू 1 होगा। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होंगी आपकी? क्या एक ही ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, जो आपकी क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी। तो कितनी मैट्रिसेस? 1 मैट्रिसेस। यही उसका क्या होगा? आपका आंसर। आई होप समझ में आएगा बेटा सब लोगों को। यस नो लिखो। डन तो फिर लिख लिया तो डन लिखो, रब करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के बीच में अलजेब्रा कैसे हो सकती है, एडिशन कैसे हो सकता है, सब्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है, इक्वलिटी कब होती है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है, ये सारे रूल्स है। तो लिख लो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बात करूं इक्वलिटी। अच्छा, एक याद रखना, देखो इक्वलिटी दो लोगों में कंपेयर करना है और दोनों को इक्वल बनाना है, तो इक्वल कभी बता सकता है जब उनके पैरामीटर्स आपके क्या होंगे? आपके सेम होंगे। तो वैसे ही मैं क्या बोलूंगा, दो मैट्रिसेस ए और बी आपके क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे यदि पहली चीज उनका क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तभी मैं उनमें कंपेयर कर पाऊंगा। मतलब पहली आपके क्या 2 इंटू 3 की है तो दूसरी 3 इंटू 2 की हुई, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर इनका सेम नहीं है तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो मतलब दूसरी को जो बी है उसको भी आपका क्या है 2 इंटू 3 की होनी चाहिए, तभी मैं आपका क्या कंपेयर कर सकता हूँ। तो पहली चीज तो क्या होगी आपका, उनका ऑर्डर आपका क्या सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1 1 वाला 1 1 के साथ, 3 1 वाला 3 1 के साथ, 2 2 वाला 2 2 के साथ,
3 2 वाला 3 2 के बराबर, मतलब दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपके क्या होगा, इक्वल होंगे, तो ये मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से कहूंगा, आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग, ये विजिबल कम है, मैं लिख देता हूं दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आपका क्या कंपेयर करने के लिए होगा, जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, एग्जांपल के लिए पूछ लेगा, इफ x प्लस वाई 3 माइनस 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ऐसा दे देगा आपका 8 3 माइनस 5 और 1, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये दो मैट्रिसेस है, इक्वल दे रखा है, तो मतलब इसका ऑर्डर देखो आपका 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर आपका क्या है 2 क्रॉस 2, तो इक्वल कब होंगे, जब उनका होगा पहला ऑर्डर क्या होगा, सेम हो, दूसरा उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो जो दे रखे हैं, ये एलिमेंट 3 है तो ये एलिमेंट 3, ये -5 है तो ये -5 है, तो मैं बोलूंगा इक्वलिटी पॉसिबल, इक्वल पॉसिबल है तभी केस में बोलूंगा आपका क्या होगा, इसलिए मतलब मैं बोल सकता हूं इक्वल दे रखी है, इसका मतलब आपका क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों को सोल्व कर लूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 9/2 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7/2 हो जाएगी। आई थिंक बन जाएगा, कर लोगे, इस टाइप के बेसिक वाले सम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं डेफिनेशन को, इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना हो, यदि मान लो आपको एनसीईआरटी में देना हो, इक्वल की डेफिनेशन पूछ ली, तो मैं क्या बोलूंगा, ए मैट्रिसेस दे रखी है आपकी ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिसेस दे दी आपको क्या, बी आई जे, ये आपकी क्या दे दी, एम क्रॉस एन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी इक्वल है, जब पहली चीज उनका क्या होगा, आपका ऑर्डर आपका क्या होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, सेम रहेगा, आपका क्या होगा एम क्रॉस एन, और दूसरा हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ए आई जे ये किसके इक्वल होगा, आपका बी आई जे के इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, ये इसकी क्या होगी, आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। इन केस कभी आपको क्या मान लो थ्योरी में एनसीईआरटी में पूछ लिया कि व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स, डिफाइन करो, तो आप एक वर्ड्स में लिखो, उससे बढ़िया वर्ड्स में लिखो, उसके साथ साथ ये चीज़ लिखोगे ना, आप मैथमेटिकल लिखोगे तो उसका एक अलग से रिप्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन का अलग जाता है और उसके अलग ही इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, टाइम हो गया है, आज का लेक्चर अपन लोग यही करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया बेटा, सबको, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? देखो डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा कंसर्न ये है, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो समझ में आए, लेकिन इनकेस कुछ भी ऐसा रहे कि थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप लोग के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी कुछ डाउट होगा तो इमीडिएटली सेम डे का मतलब सेम डे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे या फिर कॉल करोगे। ठीक है, मैंने व्हाट्सअप में मान लो 2 घंटे में आंसर नहीं किया तो आप मुझे कॉल करोगे कि सर मेरा डाउट है, आप मुझे क्लियर करो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बिना कुछ ऐसा डाउट के नहीं आना आपको। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी ठीक है, इतना ही है, मिलते कल, ओके बाय बाय।